हैकर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वो किन लोगों को हैक करता है? जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे पासवर्ड को हैक नहीं करते। जब आप पब्लिक वाईफाई पे होते हैं तो उस वाईफाई उस नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम आएंगे वो एक आईपी यूज करेंगे। मैं सुबह उठा, मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो था, मेरे सारे पैसे रात में ट्रांसफर हो चुके थे फीस पे। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस एप्लीकेशन को किस परमिशन की जरूरत पड़ती है। मुझे एज अ यूजर क्या पता होना चाहिए अपनी सेफ्टी की? देखिए, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक नहीं। उसका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड हैक हुआ और उसी के साथ उसका जीमेल अकाउंट हैक हो गया। पासवर्ड को रीसेट करने की फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए। सबसे कॉमन वो कौन सी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा हैकिंग होती है? ड्राइवर एक ऐसा शख्स होता है जो आपके साथ ना जब तक रहता है एक परछाई बन जाता है। वो डेटा मार्केट में सेल करती है। एक बंदे को वीडियो क्लिप आई, बेंगलोर का केस है। डीप वीडियो में जो आईज, द मोमेंट यू बिलीव इट, हाँ मेरे बेटे का नाम आ गया है और वो निकलना मुश्किल है, वहां से उनका प्लान एक्सिक्यूट। व्हाट्सएप पर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या फ्रॉड होते हैं व्हाट्सएप पर? माँ बाप ने जैसे वो सुना कि उनका बेटा जो बाहर रहता है, देखिए जब आपको लगे आपको अकाउंट हैक हो गया है, किसी भी सिक्योर डिवाइस से लॉगिन करके अपने पासवर्ड सारे रीसेट कर दो। हेलो, सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं सागर। आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी को सोचते हैं कि कितनी जरूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे कि फोन हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, ओटीपी ले लिया, आपका कार्ड स्वैप कर लिया, आपका फोन आपकी आवाज सुनता है, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें, या फिर अमूमन ऐसा भी होता है कि किसी के घर वालों के पास कॉल जाता है कि आपका बच्चा जो है अरेस्ट कर लिया गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो आज का ये शो बहुत स्पेशल होने वाला है हमारा। आज हमारे साथ हैं मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। साथ साथ अपनी खुद की इनकी एक फर्म है जो साइबर सिक्योरिटी में ही लीड करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इनके पास है। सो कुल मिलाकर एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी हमारे साथ है, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एंड विल ट्राई टू डिकोड दिस थिंग कि हमारे ऊपर क्या गलतियाँ होती है, कौन सी वो गलतियाँ हैं जो एज अ कॉमन पर्सन हम लोग कर देते हैं, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हाउ टू बी सेफ, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका फ़ोन हैक हुआ है नहीं हुआ है, और अगर वहीं पर आपकी ईमेल आईडी लॉग्ड इन है या कहीं पर कोई खतरा है आपका, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे कर सकते हैं। ऑल्सो विल ट्राई टू एड्रेस कि हमारा जो स्मार्टफोन है कितना सेफ है हमारे लिए, और अगर वो अनसेफ है तो उसको सेफ हम कैसे कर सकते हैं। On this note, we'll start the show and welcome Mr. Deer. Hi sir, welcome to this show. थैंक यू सर, थैंक यू हैविंग मी ऑन द शो। मैं चाहता हूं कि आज हम आपके यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें, जिससे कि वो जो आजकल साइबर थ्रेट हैं उनसे बच सकें और अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा विद द लिसनिंग डिवाइस। अमूमन ऐसा होता है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या मुझे जूते देखने हैं या जूते खरीदने हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन करता हूँ, एक बार जूतों की ऐड आ जाती है। व्हाट इज दिस फंडामेंटल, कैसे काम करता है? देखिए क्या होता है कि आप पहले हमने सुना होगा ना कि दीवारों के कान होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि आपके डिवाइसेस के, स्मार्ट डिवाइसेस के कान। ये तभी हो पाता है जब आपका डिवाइस आपके आसपास हो रहा। तो जनरली मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, यूजली उसको लोग 24 घंटे अपने साथ रखते हैं। वो सोते हैं तब भी वो उनके साथ बगल में होता है, वो खाना खाते हैं, कुंचारे होते हैं, तो वो उनको साथ हमेशा रहता है। तो वो डिवाइस अगर आपकी कोई बात सुनेगा तो डेफिनेटली चांस है कि वो आपके किसी ना किसी बात पे एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। वो होता कैसे है, ये एक बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन है कि ऐसा कैसे होता है। आपकी डिवाइस में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस को आपने कहीं ना कहीं माइक की परमिशन दी होती है। वो आपने अलाउ किया होता है कि एप्लीकेशन आपके माइक को यूज कर सके, और वो नोइंगली अननोइंगली आपका जो वॉइस है उस माइक के थ्रू उस एप्लीकेशन के पास जाता है, और वहीं से वो एप्लीकेशंस वो डेटा मार्केट में सेल करती हैं। पोटेंशियल कंपनियां होती हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि आप क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, वो उनको वो सेल करते हैं, और उसके थ्रू वो आपके पोटेंशियल जो परचेज है जो आप करने वाले हो उसको वो क्रैक करते हैं और आपको अपना माल, अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग परमिशन देते हैं तो हमारी आवाज़ को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ़ोन की बात करूँ तो जब भी मैं किसी
एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद वो मेरे से परमिशन मांगता, तो मेरे पास ऑप्शन होता है अलाउ वंस, अलाउ व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन एंड डोंट अलाउ। 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अलाउ वंस का मतलब मैंने एक बार अलाउ कर दिया, दोबारा वो यूज़ नहीं करेगा। अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप, लेकिन जो सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने अपने इंस्टाग्राम को अपने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया हुआ है अलाउ व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन, और जब मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम पर अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, और उस टाइम पर उसके थोड़ी देर बाद मैंने जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो उसने वही सारी एड्स मुझे दिखानी शुरू कर दी, ये कैसे काम करता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है आपसे परमिशन मांगेगी जब भी आप इंस्टॉल करोगे उसको। तो जैसा आपने बोला कि एक परमिशन होती है अलाउ, हाँ, एक होती है अलाउ व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन, एक डू नॉट अलाउ। तो जब आपने अगर ये परमिशन दी हुई है अलाउ व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन, लेकिन आपने एप्लीकेशन ओपन करी हुई है, राइट, आपने एप्लीकेशन आपकी यूज में है, आप ओपन है। कई बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यूज करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रॉल करने के बाद क्या होता है, हम फोन को रख देते हैं। एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, यूज हो रही है ना एप्लीकेशन यूज करने का मतलब नहीं है कि आप उसको स्क्रॉल करो तभी आप उसको यूज मानते हो। आप एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, एप्लीकेशन एक्टिव है, आपने थोड़ी देर के लिए फोन रख दिया साइड में, तो एप्लीकेशन तब भी एक्टिव है, परमिशन तभी भी एक्टिव है ना, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हो। क्लियर? तो इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन यूज में होती है और आपकी जो परमिशन होती है, ये एप्लीकेशन जब ऑन है, जब आप यूज कर रहे हो तभी वो माइक को यूज कर सकती है, तो उसका आप यूज कर दिए। ओके, तो आप कह रहे हो कि वो बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आई थिंक हमें अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो रिफ्रेश है उसको बंद कर देना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन डील विद दिस, बिकॉज जैसे ही आपने उसको बंद किया वो बंद हो। हाँ, अगर देखिए आप किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरा ये है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस एप्लीकेशन को किस परमिशन की जरूरत पड़ती है और वो कब पड़ती है। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हाँ, उस एप्लीकेशन को कुछ काम करते वक्त आपकी जरूरत पड़ेगी परमिशन की, काम करने के लिए जो आप जिस वजह से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है अपने मोबाइल में, उसको कुछ परमिशन चाहिए और वो परमिशन के साथ ही काम कर पाएगी। लेकिन ऐसी बहुत एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल में, अगर आप देखेंगे तो जिनको जरूरत ही नहीं है आपके किसी एक्सेस की, और उनके पास वो एक्सेस है। अगर आपने उन परमिशंस, उन एप्लीकेशंस को वो परमिशन दी हुई है जिनकी उसको जरूरत नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं वो मिसयूज करती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पासवर्ड। मोर ऐसा होता है कि हम लोग सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि मेरा जीमेल में भी पासवर्ड वही है, मेरा इंस्टा पासवर्ड वही है, मेरे बैंकिंग में भी वो पासवर्ड है, वो हर जगह पर मैंने पासवर्ड सेम रखा हुआ है। कितना सेफ है ये? देखिए, क्या होता है कि आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस में लोग सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं, ये एक काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। लोग मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं पासवर्ड। उस भूलने की वजह से उनको कंफर्ट रहता है कि एक ही पासवर्ड आप रख सकते हो, तो वो रखते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन गलती से हैक हो जाती है और उसी एप्लीकेशन के पासवर्ड के बेस पे हैकर्स आपकी दूसरी एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते। अभी रिसेंटली केस हुआ था जिसमें यूजर ने गूगल, जो उसका जीमेल अकाउंट था, उसका पासवर्ड और उसके नेटफ्लिक्स का पासवर्ड सेव्ड, उसका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड हैक हुआ और उसी के साथ उसका जीमेल अकाउंट हैक हो गया। हमको ये समझने की जरूरत है कि जीमेल एक बहुत क्रूशियल अकाउंट है आपके लिए, क्योंकि उससे आपका डिवाइस लॉगिन है, उसके आपसे मल्टीपल डिवाइसेस लॉगिन है, मल्टीपल एप्लीकेशंस लॉगिन है। उस पे आपका जो मेन जीमेल का अकाउंट है वो कई आपकी फर्दर एप्लीकेशन से लिंक होता है, कई ओटीपीज उसके पास आप उसके ऊपर आते हैं, कई एक्सेस परमिशंस उसके ऊपर आती हैं। तो अगर वो एक्सेस हो गया, किसी के अनवांटेड पर्सन ने उसको एक्सेस किया, किसी हैकर ने एक्सेस किया, तो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता। हमको देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जहां पर मल्टीपल पासवर्ड को याद रख पाना मुश्किल होता है, पर उसका एक सॉल्यूशन है। जनरली मैं अपनी ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में ये चीज़ बताता हूँ यूजर्स को, मैं आपके भी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसको 4 सेगमेंट में कैटेगराइज किया है, 3 सेगमेंट में कैटेगराइज किया, उसमें क्रिटिकल एप्लीकेशंस हमने फाइंड आउट कर ली, जिसमें आपकी बैंकिंग हो गई, आपका जीमेल हो गया,
आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टा हो गया, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को काफ़ी कैप्चर करते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है आप लोगों के लिए, राइट? तो आपको कैटेगरी ए में हमेशा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाली एप्लीकेशन है उनको रखना चाहिए और उनका रूल सेट अलग होना चाहिए। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, आपको किसी भी एप्लीकेशन में जाने के लिए, एंटर करने के लिए एक आईडी की जरूरत होती है। आदत जनरली लोग किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस आजकल इंटरनेट पर लोग रहते हैं, एक्सेस करते हैं, वो हमेशा लॉगिन थ्रू गूगल, लॉगिन थ्रू जीमेल यूज करते हैं। ये आपने देखा होगा, कॉमन होता है। हाँ। आपका एक अकाउंट है जो कि आपका सबसे मेन अकाउंट है, जिससे आपका मोबाइल लॉगिन है, आप सेम ईमेल के साथ लॉगिन करते चले जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर एप्लीकेशन सिक्योर होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन उन सारी एप्लीकेशन में जिनको आप टेस्ट करते हो, सिर्फ किसी 1 सेकंड के यूज के लिए, 2 मिनट के यूज के लिए, आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए उसमें लॉगिन करते हो, आप अलाउ करते हो, कौन सी एप्लीकेशन जीमेल की डिटेल्स को आप कैप्चर कर ली आपको नहीं पता। ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो बेटर ये है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हम जीमेल आप फ्री एप्लीकेशन है, वो आपसे पैसा चार्ज नहीं करती। आपके पास एक मेन आपका आईडी है जो आप यूज करते हो, आप एक सेकेंडरी आईडी भी बना सकते हो जिसको आप कॉमनली यूज कर सकते हो। हर एप्लीकेशन, अनवांटेड एप्लीकेशन आप यूज करने के लिए उसे यूज कर सकते हो। वो पासवर्ड आप कॉमन रख सकते हो सारी एप्लीकेशंस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जिन एप्लीकेशंस के अंदर आपका सेंसिटिव डेटा नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल डेटा नहीं होता या पर्सनल डेटा नहीं होता बहुत ज़्यादा, आप उनके लिए कॉमन पासवर्ड बना सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी एप्लीकेशंस यूज करते हो, 20, 25, 30, उसमें से आप अगर आइडेंटिफाई करोगे तो 4 या 5 एप्लीकेशन होगी जो क्रुशियल है आपके लिए, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। आप 5 एप्लीकेशन को अलग तरह से ट्रीट करिए, उनका आप पासवर्ड मिनिमम 12 से 13 फैक्टर रखिए, मिनिमम 12 से 13। दूसरा, उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करने, न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज करने, लोअर अपर केस यूज करना है। ये टोटल जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, जिसको जब आप हैक करोगे, एक स्क्रिप्ट के थ्रू पासवर्ड हैक होता है। पासवर्ड हैक करने के 2 तरीके होते हैं सागर। पहला तो जो मतलब बच्चे होते हैं ना, जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जो इनिशियली एक सब कर रहे होते हैं या शौक के लिए या एक बदमाशी के लिए कर रहे होते हैं, तो वो लोग तो एक पासवर्ड का आइडिया लगाते हैं कि क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन से ट्राई करते हैं। लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे पासवर्ड को हैक नहीं करते, उनके पास टूल होते हैं। वो टूल क्या करते हैं, वो जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी स्क्रिप्ट रन करते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक कैरेक्टर के अंदर, सपोज अगर आप 2 कैरेक्टर की बात करते हो, 0 और 1, उसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लिमिटेड कॉम्बिनेशन उसके अंदर बनेंगे। और जब स्क्रिप्ट रन होगी तो विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वो कोई ना कोई क्रैक कर जाएगा पासवर्ड। जितना आप कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे और जितना आप स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे, न्यूमेरिक अपर लोअर का कॉम्बिनेशन यूज करते जाएंगे, राइट, तो उतना ही वो कॉम्प्लिकेशन उसका बढ़ता चला जाता है और स्क्रिप्ट के लिए उतना ही टाइम टेकिंग हो जाता है उसके पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर पाना। और उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है प्रोसेसर को, एप्लीकेशन। तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट हैक नहीं कर सकती, लेकिन जितना उसे कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसके लिए, जितना टाइम चाहिए, वो हैकर के पास जनरली अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं। तो हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। दूसरा, हमको 2FA यूज करना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, कि आपके पास आप पासवर्ड डालेंगे तो खाली उससे लॉगिन नहीं होंगे, उसके अलावा या तो आपके पास कोई OTP आएगा, या मोबाइल में एक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आप डाल सकते हो, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन है, आपके पास परमिशन आती है, आप अलाउ करते हो, नंबर डालते हो, उसके बाद आप एंटर कर पाते हो। तो 2FA भी आपको हेल्प करता है। अगर आपको पासवर्ड ही किसी वजह से लीक कंप्रोमाइज हो जाता है तो आपको एक एडिशनल एक सिक्योरिटी लेयर होती है जिसको और क्रॉस करना पड़ता है। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को सेफ रख सकते हो।
उससे ज़्यादा आपको तीसरा स्टेप जो लेना चाहिए, वो जो आपके क्रिटिकल एप्लीकेशन जो मैं आपको बता, उनका पासवर्ड आपको एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे रीसेट करना चाहिए। अब बात आती है कि रीसेट करने का, कि रीसेट नया पासवर्ड कैसे याद रखें। देखिए, पासवर्ड याद रखने का एक सिंपल तरीका है, साधन। हर आदमी की दो लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है। तो पर्सनल लाइफ में भी आप अगर 15 साल 20 साल पहले जाएंगे तो आपके पास मेमोरीज में काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब सिर्फ आपको पता होते हैं, राइट। पुराने किसी टीचर का नाम, या पुराने किसी स्कूल का नाम, या कोई पुराना लैंडलाइन का नंबर जो कभी थोड़ा बहुत आपके पास हुआ करता था। ऐसे कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं जो मेमोरेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो जनरली आपको याद रह सकते हैं। और उसमें जब पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं तो आपको सब सफलिंग करनी है, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे, कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, उसमें सफल हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इस थोड़े बहुत चेंज के साथ ही पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। लेकिन पासवर्ड को रीसेट करने की फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि पासवर्ड आपने रख लिया, उसको साल भर आप यूज कर लिया। मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा आपको कोई भी पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। 2-3 चीजें आपको पूछना चाहूंगा मैं। एक आपने टर्मिनोलॉजी यूज करी स्क्रिप्ट की, जो हैकर होता है वो एक स्क्रिप्ट रन करता है, थोड़ा समझा पाएंगे कि होता क्या है वो स्क्रिप्ट? देखो, आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है, मतलब मैट्रिक्स मूवी आई थी। जब मैट्रिक्स मूवी स्टार्ट होती है तो आप देखते होंगे एक कैरेक्टर्स, डिजिटल कैरेक्टर्स रन कर रहे होते हैं, राइट। 0 नंबर 1 0 1 2 3 4, इस तरह एक स्क्रिप्ट रन हो रही होती है। तो होता क्या है कि सपोज एक कैरेक्टर्स, राइट, आपको पता है कि इसका एक कैरेक्टर का पासवर्ड है। तो एक कैरेक्टर का अगर मैं न्यूमरिक से लेता हूं तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? तो 8 0 हो सकते हैं, या 8 0 में से 23 जगह वाला आ सकता है। बट उसे कैसे पता होगा मेरा 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड? वो किस तरह पता होगा? वो भी क्या होता है कि वो भी ऐसा नहीं है कि वो एक कैरेक्टर ही ट्राई करे या 10 कैरेक्टर ट्राई। स्क्रिप्ट क्या करती है? स्क्रिप्ट आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जनरेट करना स्टार्ट करती है। कि अगर हम 12 कैरेक्टर लेते हैं, 10 कैरेक्टर लेते हैं, 8 कैरेक्टर लेते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है उसको रन करती है, वो उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाती है। बट यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं सागर तेवतिया हूँ, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं, मेरा जन्म हुआ है नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। क्या पॉसिबिलिटीज है वो स्क्रिप्ट के पास कौन सी ज्यादा चीजें हैं कि वो एक्यूरेसी के क्लोज लेकर के आएगी? मतलब उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि इस आदमी का पासवर्ड इस तरह का कुछ होगा? स्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करती, उसमें आपसे मतलब नहीं होता, ठीक है। वो एक लेंथ के अंदर, एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सबको ट्राई करती है। वो ऐसे है, स्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करती है। वो जो नॉर्मल हैकर हो, जो नहीं जानता, मैं आपके घर में आया या पड़ोस से बच्चा आए, भाई का ही एक्सेस हो पा रहा है, उसका पासवर्ड हैक करने के लिए वो ट्राई करेगा, भैया का नाम क्या है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो कॉम्बिनेशन आप उसकी बात कर रहे हो, उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कॉम्बिनेशंस बहुत पुरानी बात हो चुकी है। जो इनिशियल हैकर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, वो उनके लिए जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि भाई लोग जनरली क्या करते हैं, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ या 1 2 3। आप यकीन करोगे सादर, मैंने कितने पासवर्ड, वाईफाई स्पेशली पासवर्ड का जो पासवर्ड है वो ऐसे देखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कॉमन है, राइट। जो स्टूडेंट होगा, जो बच्चा होगा, जो स्टार्ट कर रहा है कैरियर इस फील्ड के अंदर, वो ऐसे पासवर्ड ट्राई कर। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं जिनको वो यूज करते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। वो उस पर्टिकुलर एक नंबर के अंदर, एक लिमिट के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस सबको ट्राई करते हैं, ऑटोमेटिक से ट्राई करते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन वो ट्राई करता है, और उनमें से एक कॉम्बिनेशन तो फिट हो जाता है, उससे प्रॉपर उसको ओपन कर देती है एप्लीकेशन, उस तरह काम करता है। तो आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझाना, मतलब एक सिंपल भाषा में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे मैं समझा और एग्जैक्टली जरूर नहीं है वैसे वर्क करता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ जो कैसे काम करता है। सपोज करो हम 4 वेक्टर की बात करते हैं, जैसे 2 कैरेक्टर से लेते हैं, आधा आसान होता है समझना। जैसे 0 और वो न्यूमेरिक ही लेते हैं अनुसार, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? 0 0 हो सकता है,
01 हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 हो सकता है, 04 हो सकता है, 05 ऐसे 09 तक जाएगा, फिर 1 इधर शिफ्ट हो जाए, राइट, फिर 2 इधर शिफ्ट हो जाए, फिर 0 से लेकर 99 तक यही कॉम्बिनेशन तो बन सकता है। तो उसको 99 कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं बस। वो 99 कॉम्बिनेशन चलाएगा तो कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन मैच हो जाए, ऐसे आप समझो। तो उसको 99 कॉम्बिनेशन रन करने स्क्रिप्ट से, और उसको बहुत आसान। तो जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, अगर मैं खाली न्यूमेरिक के बेस पे करूंगा तो 10 कैरेक्टर तक भी एक लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनेगा। उस लिमिटेड कॉम्बिनेशन को क्रैक करने में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा, प्रोसेस की स्पीड में डिपेंड करेगा। लेकिन उसमें जैसे कॉम्बिनेशन में ऐड कर देना, स्पेशल कैरेक्टर और ऐड कर दो, लोअर अपर भी ऐड कर दो, 26 कैरेक्टर तो अपर के हो गए, 26 लोअर के हो गए, फिर उसका कॉम्बिनेशन देखो आप। तो इस तरह से वो प्रोसेसिंग टाइम और उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। और जितना उसका टाइम और कैपेसिटी बढ़ेगा, उसको उतना सीपीयू चाहिए, उतना टाइम चाहिए। उसकी वजह से ही जितना लेंथ जो हम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसका सब यही रीजन होता है कि वो उसको कंप्यूटिंग पावर ज्यादा चाहिए। तो हर हैकर के पास उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 17 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड रखा हुआ है जिसमें मैंने पूरा कॉम्बिनेशन डाला हुआ है, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर्स, मैंने सबको मिला के 17 कैरेक्टर्स का डाला हुआ है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरा अकाउंट पे हैक हो सकता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। इस उसको जो क्रैक करने के लिए जितना कॉम्बिनेशन कंप्यूटिंग चाहिएगी उतना नॉर्मल हैकर के पास नहीं होगा, और बहुत बड़ा हैकर आपके पीछे नहीं हो, तो वो एक पॉसिबिलिटी है जो आपसे। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपका होता है, जब तक कि वो लीक नहीं हो जाएगा एचओएस किसी दूसरे टेक्निक के थ्रू, तब तक आप सेफ। नॉर्मल हैकिंग से वो पासवर्ड क्रैक नहीं कराया। सो बेसिकली पासवर्ड्स हमारे थोड़े लेंथी होने चाहिए एंड combination of different characters. It should have a combination of multiple characters. ठीक है, that's how we can keep ourselves safe. One more question is there in this particular segment. अगर मैं पब्लिक वाईफाई से अपने फ़ोन को या अपने गैजेट्स को कनेक्ट करता हूँ, how safe it is? जब आप रोड पे रहते हो, मतलब आप इंटरनेट पे रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अनसेफ रहते हो, राइट। लेकिन जब आप पब्लिक कन्वेंस का यूज करते हो और पर्सनल कन्वेंस का यूज करते हो, तो चोरी होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है पब्लिक कन्वेंस में ज्यादा होती है, क्योंकि मल्टीपल लोग होते हैं। पर्सनल में थोड़ी कम हो जाते हैं। सेम वे जब पब्लिक वाईफाई आप यूज करते हो, तो उस पब्लिक वाईफाई पे कौन कौन लोग हैं आपको नहीं पता है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल। जब उसमें मल्टीपल लोग अवेलेबल हैं उस वाईफाई सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो कौन बंदा सही है कौन गलत है ये ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग एक्टिवली इसीलिए बैठे हुए हैं वहां पर, जैसे आप नॉर्मली यात्रा कर रहे हैं किसी बस में, तो बस में यात्रा करने वाले सब तो चोर नहीं है ना, सब आपके सामान के पीछे नहीं पड़े, बिल्कुल। लेकिन जो पड़े हैं वो पूरी काने के साथ बैठे हैं उसमें। उनके पास बहुत तरीके हैं आपको मैनिपुलेट करके आपके सामान को चोरी करने के। और आप ऐसी वाईफाई में बैठे हुए हैं और ऐसी पब्लिक उसमें बैठे हुए हैं जहां पर वो हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी चोरी होगी। तो सेम वे ही जब पब्लिक वाईफाई आप यूज करते हो, तो हैकर्स वहां पर तैयार बैठे होते हैं। ऐसा नहीं सब पे बैठे होते, लेकिन जहां पर प्रोबेबिलिटी उनको लगता है कि उनके मतलब कि कस्टमर हैं, राइट, जिनको वो हैक कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तो वहां रहते हैं। एयरपोर्ट पे ऐसी जगह कई जगह रहते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, वो जब आप पब्लिक वाईफाई पे होते हैं, तो उस वाईफाई नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम आएंगे वो एक आईपी यूज करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट होने की आपको एक आईपी चाहिए, तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। जब बाहर आपको पिंग करते हो, आप उसको एक्सेस करते हो, तो आपको एक आईपी मिल जाता है, और वही आईपी मुझे मिलेगा, उसी रेंज का आईपी मुझे मिलेगा एज ए यूजर। सेम वे जब आप सेम वाईफाई के अंदर आते हैं, तो आप भी सेम आईपी पे होते हैं, जिस आईपी पर दूसरा होता है। तो जब हम सेम आईपी पे होते हैं, तो मतलब हमारे लिए ये आसान हो जाता है उसके डिवाइस को एक्सेस करना। लेकिन अगर एक हैकर नहीं हो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बट एक हैकर के लिए वो अगर आप हैकर नहीं हो तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जो हैकर है, जो एक्सपर्ट है, उसके लिए बहुत आसान। तो मेरी सिक्योरिटी वीक हो जाती है वहाँ पे। स्टारबक्स और सीसीडी जैसे कहते हैं या इन ब्रांड्स पे लोग जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो कई घंटों तक बैठ के काम कर सकते हैं, फ्री वाईफाई मिलता है, कॉफ़ी पीते वो करते हैं। वो कितने सेफ है? क्या उनको भी मैं पब्लिक वाईफाई कैटेगरी में डाल सकता हूँ या कुछ स्पेशल होता है उनमें? अगर आपके घर में मल्टीपल अननोन लोग आके बैठ गए
और वो आपके वाईफाई को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपका वाईफाई भी मैं पब्लिक वाईफाई की तरह ट्रीट करूँ, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं, जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, आप दूसरे को जानते नहीं, आपको नहीं पता कौन सिक्योर है कौन अनसिक्योर है। तो मुझे आपका पर्सनल राइट है कि मेरी ये पब्लिक वाईफाई है। ओके, तो रिस्क फैक्टर स्टारबक्स और सीसीडी में भी बढ़ जाता है। उतना ही होता है जितना एयरपोर्ट पे होता है, जितना किसी होटल में होता है। सबसे कॉमन वो कौन सी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा हैकिंग होती है, जो आपने अपने करियर में देखे? देखिए, पहले एयरपोर्ट जो था वहीं पर सबसे ज़्यादा पहले मतलब वाईफाई एक्सेस मिला था फ्री, तो सबसे ज़्यादा हैकिंग वहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सोपल जो कंज्यूमर है वो वहीं मिलता है हैकर हो। उसके बाद फिर ये जो आपने बात करी स्टारबक्स की, ये भी एक पोटेंशियल एरिया है, क्योंकि वहाँ पर भी जितने प्रोफेशनल लोग आते हैं, राइट, जो वहाँ स्टारबक्स की कॉफी अफोर्ड कर पा रहा है, वो भी पोटेंशियल उनके लिए कस्टमर है। तो वो भी एक एरिया है जहाँ पर हैकर्स ने क्राइक किया। लेकिन एयरपोर्ट के काफ़ी केसेस हैं। रेलवे स्टेशन पे मुझे मतलब अभी वाईफाई मुझे लगता नहीं है काफ़ी रेलवे स्टेशन में है हमारे यहाँ। आई गेस कुछ पे है, बट हाँ, पॉइंट वो आप कह रहे हो कि पोटेंशियल मतलब जो आदमी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, हैकर पहले उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा। क्योंकि हैकर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वो किन लोगों को हैक करता है और उसके लिए गोल्डन फिश कौन सी होती है? 7-8 साल पहले की बात करो तो डेफिनेटली जो लोग फ्लाइट से मूव कर रहे हैं, 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हैं, वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उनके पोटेंशियल कस्टमर थे, क्योंकि हैकर लिमिटेड थे और लोग भी लिमिटेड थे, जो डिवाइस यूज़ करते थे वो भी लिमिटेड थे, डिवाइस यूज़र भी लिमिटेड थे। लेकिन आज सिनेरियो बदल गया। आज उनके लिए रिक्शा वाला भी एक पोटेंशियल बनता है, एक दुकान वाला भी पोटेंशियल बनता है, एक जॉब करने वाला भी पोटेंशियल बनता है, बिजनेसमैन भी पोटेंशियल बनता है, क्योंकि हैकर्स की जो वैरायटी है, वैरायटी वर्ड थोड़ा अजीब लगता होगा साउंड का कवर, लेकिन वो बहुत वास्ट हो गई आज के टाइम। और वो हर बंदे को अलग तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इतने तरह का क्राइम आ गया है कि जिसमें किस तरह के यूजर रहेंगे, किस तरह के नहीं, ये डिफाइन करना मुश्किल हो गया। उनके लिए हर कस्टमर, हर बंदा एक पोटेंशियल कस्टमर है उनका। इसको वो चाहेंगे कि हम इसको हैक कर सकें और उससे कुछ से किसी तरीके से पैसा यूज कर सकें। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अभी एक रिसेंट केस हुआ जिसमें एक ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट में आया, लास्ट पैसा आया जहाँ से विड्रॉ हुआ, वो उसको जब ट्रेस करते हुए हम पहुंचे तो वो एक झोंपड़ी के झुग्गी जो होती है वहाँ जाके हम पहुंचे। खत्म हुआ हमारा जो डेस्टिनेशन था वो हमारा। हम जब वहाँ पहुंचे तो हमने पूछा, आइडेंटिफाई किया बंदे को, उसको पता ही नहीं था ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा बैंक ग्राम, तो आज सब बैंक गए ही नहीं कर। अब क्या हुआ होगा, उसके आधार और उसका पेन लेटर, राइट, इवन पेन भी उसका बनवाया गया, उसको पता ही नहीं उसका पेन था। आधार जब उसके पास था, उसके आधार को लिया गया, उसके पेन को लिया गया, उसका पेन भी बनवाया गया, फिर उसके बाद उसके आधार और पेन की वजह से उसका अकाउंट खुलवाया गया। इनको बोलते हैं मोल अकाउंट। ये अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर यूजर को नहीं पता होगा और इन ट्रांजेक्शन यूज हो रहे हो, मोल अकाउंट बोलते हैं। तो उन मोल अकाउंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप उन मोल अकाउंट्स तक पहुँचते हो तो जो उनका यूजर होता है वो कचर होता ही नहीं, ऑनर जो होता है ऑनर होता ही नहीं, बस उसके कागज यूज हो, उसको पता भी नहीं होता है कि उसके कागज यूज हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और उनके लिए एडवांटेज है। बट वो जो आप बता रहे हो मोल अकाउंट है, उस मोल अकाउंट से जब पैसा निकलेगा कहीं तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी ना? नहीं, देखो लास्ट में क्या होता है, जो अकाउंट होता है उससे वो पैसा कैश से निकल जाता है, बट कैश ओके तो एटीएम के तो निकल जाता है। अब देखिए मैं आपको उससे आगे लेके चलता हूँ, आपको एक और केस में आपको बताता हूँ, उससे आगे कड़ी जोड़ता हूँ कि उसमें पैसा निकला, राइट। अब प्रॉब्लम है कि जिसने पैसा निकाला उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या रखूं। उसको कार्ड दिया गया, एक बहाना बन दिया गया, उसको बोला कि पैसे निकाल ले, ये 50,000 पैसे निकाल ले, 10,000 अपने पास रख ले, 40,000 अपने रख।
एक गरीब आदमी को आप एक कार्ड दे दोगे, पैसे निकाल के ले आएंगे जरा, समझ। इसमें कितनी लेयर्स इन्वॉल्व होती है जब आप दर पदर मतलब स्टेप बाय स्टेप जब अंदर जाते हो तो आप इससे प्यास होती है ना सर, ऑनियन आपने यूज किया हो, आप छींटते रहते हो लेकिन अंदर कुछ निकलता नहीं। तो कुछ केस ऐसे होते जब आपको लास्ट में कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि जो हाथ आया वो आपको पता है कि उसको कुछ पता ही नहीं, इनोसेंट बंदा है, आपसे कुछ नहीं कर सकते, उसको बुक चाहिए रिकवर करने के। कोई केस बता सकते हो ऐसा जो आपने रिजॉल्व किया हो, आपके पास आए और आपको लगा हो काफी चैलेंजिंग केस है? देखिए, एक कंपनी के सीईओ का फोन हमारे पास आया, उनको कहीं से थ्रेट आ रहे थे, धमकी वाली मेल आ रहे थे, और वो ऐसा कुछ धमकी दे रहा जो सीईओ के लिए काफी पर्सनल थी और वो किसी को बता नहीं सकते थे और पुलिस में भी नहीं जा सकते थे वो। तो वो हमारे पास आए कि मुझे कोई धमकी दे रहा है। हालांकि इनिशियली उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई हमको, लेकिन जब हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, आइडेंटिफाई किया, उनका एक पुराना ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई किया जो उनको धमकी भरी मेल करता था। अब वो ड्राइवर एक ऐसा शख्स होता है जो आपके साथ ना मतलब जब तक रहता है 1% बन जाता है। आप गाड़ी में किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आपको ड्रॉप कर रहा है, कहाँ से आपको पिक कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के पास होती है। अब जो शायद ड्राइवर उन्होंने निकाला तो शायद उनका कुछ आपस में पैसों को लेके कुछ मनमुटाव हुआ, तो उसने वही बात अपने शायद दिमाग में रखी और उसको लेके उसको लगा कि मैं इनसे बता दूंगा, तो उसको बिहार से पकड़वाएगा। QR कोड का भी एक स्कैम है जिसमें हमने स्कैमर्स को पाया कि किसी दुकान के बाहर जो QR कोड लगा होता है वहां पर अपना QR कोड चिपका जाता है, उसको रिप्लेस कर जाते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये लेजेंड एक QR कोड है या फिर एक फेक QR कोड है? कैन वी डू समथिंग एज अ कंज्यूमर? आपके लिए तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि वो QR कोड कैसा है, लेकिन एक कॉमन चीज, आप टेक्निकल बात यूजर शायद नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक कॉमन में जो कर सकता है, जो समझ सकता है आम आदमी, मैं वो बताता हूँ। आजकल जो जनरली स्कैनर आ रहे हैं वो वॉइस स्कैनर आ रहे हैं। जब भी आपके पास पेमेंट आती है तो आपको अमाउंट की वॉइस आती, इतना अमाउंट आपको रिसीव हो, आपको वही यूज करना चाहिए। आपको एज ए शॉपकीपर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्कैनर है मेरा, आपका पोटेंशियल स्कैनर हो जो आप यूज करते हो। अनवांटेड ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत से लोग होते हैं ना स्कैनर को 50 जगह चिपका देते हैं, वो प्रैक्टिस सही नहीं है। आप लिमिटेड स्कैनर रखिए। और इवन देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि जो हैकर्स हैं वो और स्मार्ट होते जा रहे हैं जब से ये AI आया है। मैं क्या कहता हूं कि आप अपने कुछ नंबर्स, कुछ कोड, एक हम जनरली प्रोफेशनली बोलते हैं एसेट कोड, लेकिन आप अपने एसेट का एक एसेट कोड बना के रखेंगे। और वो एसेट कोड क्या होता है? एक कोड होता है जो आपके डिवाइस पे लगा होता है, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरा डिवाइस है। अब इतना बहुत मुश्किल होगा कि हैकर वो आपका वाला डिवाइस निकाल ले, राइट, और उसकी जगह बिल्कुल उसी एसेट नंबर के साथ और सेम कैरेक्टर के साथ और सेम ही राइटिंग में वो एक डिवाइस लगा दे। उतना प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन आप अगर एसेट जो भी आपके स्कैनर्स हैं उसको एक एसेट कोड दे दें तो आपको पता है कि मेरे दुकान पर कितने कोड है, राइट, कितने एक्सेस कोड मैंने लगा रखे, और आप उनको रिव्यू करते हैं एक साइकिल के बाद, मतलब 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। सुबह मॉर्निंग में जब आप आते हो, दुकान साफ करते हो, तो आप अपनी QR कोड चेक कर लो कि सही है कि नहीं। दूसरा, स्पीकर वाले मैंने बोला कि आपको यूज करने चाहिए, जिससे भी जब वो पैसा आता है तो आपको अमाउंट आपके रिसीव हो रहा है आपको पता पड़े। दूसरा, आप भी जब आप इंश्योर करें, आप हालांकि आजकल कंपनियों ने भी जो स्कैनर है आपका पेटीएम या जो भी आप यूज करते हो, तो अभी वो अपडेट हो गया है। उसमें भी एक फीचर उन्होंने ऐड, सिक्योरिटी का फीचर ऐड करती है, वो स्कैन करता है, पूरा ब्रेक करता है, वो अनवांटेड QR को वो इग्नोर कर देगा। लेकिन फिर भी ये कुछ प्रैक्टिसेस आप लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि आप इंश्योर करें कि भाई कोई फेक QR कोड मेरी शॉप पे यूज ना हो।
सो ये जो बिजनेस ओनर है उनको ये खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा QR कोड सही है और उसके ऊपर कोई ऐसा मार्क या कोई नंबर या कुछ ऐसा आपको डालना होगा सो दैट यू कैन मेक इट सेफ। आपने नैनो बनाना का यहाँ पर जिक्र किया, तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस थिंग। ये डीप फेक जो होता है या हमारी इमेजेस को अल्टर कर दिया जाता है, ये रिस्क कितना बड़ा है? या जो आप AI मॉडल में अपनी फोटो डाल के एक फिल्टर चेंज करा लेते हो या एक पर्टिकुलर ट्रेंड का पार्ट बनाते हो अपनी फोटो को, ये रिस्क कितना बड़ा है हमारे लिए? देखिए, जितने भी AI टूल है ना, वो आपको एक वार्निंग देते हैं जिसको शायद आप इग्नोर करते हो, शायद हो सकता है। वो कहते हैं कि आप अपनी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमें मिलती थी, वो मना करते हैं आपसे। देखिए, आप अपनी PI इंफॉर्मेशन, अपनी चाहे आपकी फोटो है, आपके आधार कार्ड है, अपना पैन कार्ड है, सारी इंफॉर्मेशन आप अगर AI को देंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि आप सेफ रहोगे, तो मैं इसको एक आपकी गलती मानूंगा, एक बुरा मानूंगा। क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो कोई भी कानून, कोई भी आपको उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब उसमें क्या होता है कि ये जितने भी AI आई है जो आपकी फोटो को एक ओरिजिनल फोटो की तरह रिप्लेस कर देती है, उसको इनहांस कर देती है, उससे क्या हो रहा है कि डीप फेक के केस बढ़ रहे हैं। AI क्या करता है? आपकी वॉइस की क्लोनिंग करता है, आपके बॉडी पोस्चर्स की क्लोनिंग करता है और उसको पूरा कॉम्बिनेशन बना के, और जो हम चाहेंगे, जो हम डायलॉग देंगे, वो सेम डायलॉग को डिलीवरी कर सकता है। आप सपोज अमिताभ बच्चन है, आपने अमिताभ बच्चन की फोटो ली, राइट? AI ने उसके सारे पोस्चर आइडेंटिफाई करे, उसकी वॉइस का टेक्सचर आइडेंटिफाई करा, राइट? करने के बाद सॉफ्टवेयर ने उसको कंबाइन करा। अब आपको स्क्रिप्ट देनी है, आपको स्क्रिप्ट देनी है, इमोशन लिखने हैं, और अमिताभ बच्चन आपके लिए वही सब करेगा जो डायरेक्टर के कहने पे करता है। बट मुझे एज अ यूजर क्या पता होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए? तो जब आप कोई भी AI यूज करते हो तो आप इंश्योर करो कि उसके ऊपर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सके। उसमें कुछ भी अपलोड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना। देखो, अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जहां पर एक बंदे को एक वीडियो क्लिप आई, बेंगलोर का केस है। वहां पर वो एक लड़के के साथ कंप्रोमाइज स्टेज में देखा, राइट? उसको वीडियो आया। अब वो बंदा डर गया उसको वीडियो देख के, हालांकि वो श्योर था कि उसने इस लड़की को कभी देखा नहीं है, इसके साथ कभी मतलब कोई रिलेशन नहीं रहा उसका, लेकिन उसे लगा कि मतलब मैं किसको जाके बोलूंगा और समझाऊंगा। उन्होंने उससे पैसे डिमांड करे, उसने पैसे दिए, एक बार दिए, 2 बार दिए, लेकिन जब रिपीटेड होने लगा तो वो लास्ट में फिर पुलिस के पास गया। तो जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उसको देखा वीडियो को, तो एक्सपर्ट ने जब देखा तो उसने बोला डीप फेक वीडियो है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि डीप फेक वीडियो है कि नहीं? हालांकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। जो स्टेटमेंट मैं आज दे रहा हूं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो रेलेवेंट ना रहे, लेकिन आज तक के लिए मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। डीप फेक वीडियो में जो आईज, आंखें हैं, जो आपकी वॉइस, जो आपकी होठ है, वो नेचुरल नहीं होती। अब उसको ध्यान से देखोगे, अगर आपकी आंख पे और उसके लिप्स पे आप फोकस करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बंदा डीप फेक वीडियो है, ये रियल नहीं है। क्योंकि अभी तक आंखें, एक आपने सुना होगा ना कि आंखें सब कुछ कह देती हैं, राइट? आंखें इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। तो जो स्टोरी चलती है, जिस स्टोरी पे वो बात कर रहा होता है और जो आंखें बोल रही होती हैं, दोनों डिफरेंस होता है दोनों में। तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जैसा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ ये डीप फेक वीडियो। तो दो, एक तो आंखें और एक लिप्स, आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डीप फेक वीडियो है ओरिजिनल वीडियो। अगर मेरे पास डीप फेक वीडियो आता है या फॉर एग्जांपल सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें दुनिया में है, मेरे पास एक वीडियो कॉल आता है, मैंने वीडियो कॉल आंसर कर दिया, उस तरफ एक लड़की बैठी हुई है एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेट में, उन्होंने मेरी फोटो क्लिक कर ली, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद में उसको ऑल्टर करके मेरे पास आए वो लोग। अमूमन ऐसा होता है कि लोग पैनिक करने लगते हैं और उसके बाद घबरा जाते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। व्हाट शुड वी डू? देखिए, ये आज की टाइम में आपको न्यूज पे, नेटवर्क पे, रेडियो पे गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाए हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप प्लीज डरे नहीं, हमें बताएं। और शायद इसका यही सबसे बेटर आंसर है कि आपको
तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक नियम। हैकर्स और वो उपद्रव लोग, वो आपके उस डर को ही एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी को कैश करते हैं। उनको पता है कि आम आदमी डर जाता है। अगर आप डरोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो ये मामला हो, राइट, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या कोई और मामला हो। वो आपके ना इमोशंस को ही पकड़ते हैं, उनके साथ ही प्ले करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी दिल्ली अटैक हुआ, बम अटैक हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, हैकर्स ने उसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। उन्होंने लोगों को फॉर्म करना स्टार्ट किया। कुछ स्टूडेंट्स जो अल्फला यूनिवर्सिटी, जो हमारे हरियाणा क्षेत्र में पढ़ती है, जिसमें वो डॉक्टर्स पकड़े गए थे, वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके माँ बाप को फोन आया, आपके बेटे का नाम हमें इन्वेस्टिगेशन में आया, वो इस सब में इन्वॉल्व था। माँ बाप सिंपल एक ही बात बोली, नहीं मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं था, वो बहुत शरीफ है, ये है, वो है, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। हैकर्स क्या करेंगे, स्कैमर्स आपको एक पॉइंट पर लेके जाएंगे जहां आप इमोशनली बहुत वीक हो जाओगे, उस पॉइंट तक लेके जाते हैं आपको, डराते डराते डराते। फिर वो एक्टिंग करेंगे कि हाँ ठीक है, आप जेन्युइन आदमी, लेकिन केस बहुत सेंसिटिव है, आप जानते हो, जो कि आप जानते हो सेंसिटिव है, आप मान जाओगे यहाँ सेंसिटिव है केस। और एक बार ना मानने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। इस बात में आप रिलेट करोगे कि हाँ यार, एक बार ना मानने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम पुलिस स्टोरी में वही सुनते हैं। द मोमेंट यू बिलीव इट कि हाँ मेरे बेटे का नाम आ गया है और वो निकलना मुश्किल है, वहां से उनका प्लान एग्जीक्यूट होता है। तब वो आपसे बात करते हैं कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पता है इन सब मामलों में बहुत खर्चा होता है। अगेन ये एग्री कि हाँ खर्चा होता है, और वो खर्चा कितना होता है वो नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। वो बातों बातों में आपसे एक अमाउंट रिवील करेंगे कि आप कितना पे कर सकते हो, और उसी के बेसिस पे वो नेगोशिएट करके आपसे अमाउंट ले लेते। तो इस सारे गेम में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इमोशन है। मैं आपको एक और केस सुनाता हूँ। एक आरबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनका छोटा बेटा कनाडा पढ़ने गया हुआ था, मास्टर्स करने। उनके पास एक मोमेंट फोन आता है कि सर आप XYZ बोल रहे हैं? उनके हाँ मैं XYZ बोल रहा हूँ। आपके बेटे का नाम ये है? हाँ आपका बेटा कनाडा में पढ़ता है? हाँ पढ़ता है। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है और उसको ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। अगर उसको ऑपरेट नहीं किया तो वो जान जा सकती है उसकी। और माँ बाप ने जैसे वो सुना कि उनका बेटा जो बाहर रहता है, मतलब एंड ऑफ द डे वही उनका सब कुछ है, उसको कुछ हो गया है, तो इमोशनली ब्रेक डाउन होता है। जब आदमी का इमोशनल ब्रेक डाउन होता है तो उसका सोचने और समझने की शक्ति जो होती है कम हो जाती है, और वही उनका के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। वो आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करेंगे, फिर आपको एक प्रेशर ट्रिगर करेंगे कि सर अमाउंट आप भेजिए, मैं आपको हॉस्पिटल का लिंक भेज रहा हूं। हॉस्पिटल का मेरा नहीं, हॉस्पिटल का लिंक भेज रहा हूं। और जब लिंक आपके पास आएगा आपको लगेगा कि उसे हॉस्पिटल का है, कनाडा के किसी हॉस्पिटल का है, और वो आपसे पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहेंगे, आप करोगे क्योंकि आपको अपनी बेटी की जान बचानी है। तो वो लोग आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और फिर उसी के हिसाब से आपके प्लान पर एग्जीक्यूट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट, बहुत केस सुने हैं मैंने, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। पहली चीज तो ये बताइए कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। दूसरी चीज ये बताइए कि लोगों को क्या पता होना चाहिए टू सेव देमसेल्व्स, खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के केस में हमको क्या करना है एज ए यूजर, वो ये समझना है कि हमारे पास ये जो रैंडम कॉल आती है कहीं से भी कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं CBI बोल रहा हूँ, मैं X जगह से बोल रहा हूँ, मैं Y जगह से बोल रहा हूँ, तो यूजर्स के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है, जो कि बहुत कॉमन है, जो सब लोगों को पता होनी चाहिए आज की डेट में। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई होट वर्ड है ही नहीं। एज पर लॉ आप किसी को डिजिटली अरेस्ट कर ही नहीं सकते। दूसरा कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, जनरली आपको सबसे पहले पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए, और नहीं भी किया है तब भी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो किया है तो और आप अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हो जाके कि गलती से आपसे कुछ हो गया है, कोई गलत चीज हो गई है, तो डेफिनेटली पुलिस उसको
विक्टिम की तरह लिए जाओगे, एक कल्प्रिट की तरह नहीं लिए जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई गलती करी और आपने उसको छुपाया, आपसे कोई हिट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, भाग गए, तो आप कल्प्रिट, आपसे गलती से हो गया, आप लेके गए, तो लॉ आपको क्रिमिनल नहीं मानेगा, उसको एक्सीडेंट की तरह देखेगा, राइट? एक गलती मानेगा, एक क्राइम नहीं मानेगा। सेम वही अगर आप किसी भी केस में आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुआ है, गलती से कोई गलती हुआ है, तो आप जाइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, शायद उससे आपको और बेहतर समझ में आ पाए। अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी डीलर है, मेरे फ्रेंड है, उनके पास मुंबई से कॉल आता है, अगले दिन वो मेरे पास आते हैं। उनको जो सलाह दी गई वो ये दी गई कि अपना स्विच ऑफ कर दो फोन। ये सही है कि अगर किसी है आपको लगता है कि जो फोन आ रहा है जिससे आप बात कर रहे हो वो सही आदमी नहीं है, हो सकता है वो फ्रॉड हो, तो फोन को डिस्कनेक्ट कर दो, ये सही बात है। लेकिन इमीडिएटली आपको पुलिस को इन्फॉर्म भी करना चाहिए कि मेरे पास ये करके फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है, प्लीज बताइए कि मुझे क्या एक्शन लेना है। तो हम अगले दिन पुलिस के पास गए, उनको लेके, मेरा एसपी नॉन थे, उनके पास गए, उन्होंने चेक किया तो जेन्युइन था, केस वाज जेन्युइन, उसको सचमुच उन्होंने पुलिस से फोन आया था और उसका अकाउंट सचमुच एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व। अब उसने बोला कि मतलब मैं तो ऐसा कुछ कर रहा नहीं। तो तब हम मुंबई पुलिस से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप क्या काम करते हैं, उन्होंने उससे पूछा, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस डेट को आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आया। उसने याद किया, उसने बोला हाँ आया, एक पार्टी ने बोला था, पार्टी ने डरवाई नहीं, बस वो कह रहा वो जो अकाउंट है वो मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ है, वहां से आपके पास पैसा आया उससे। अब होता क्या है मनी ट्रेल में, कैसे इन्वॉल्व होती है पार्टीज कि एक अमाउंट कहीं से चला, उस अकाउंट से वाई में ट्रांसफर हुआ, वाई से जेड में हुआ, जेड से बी में हुआ, बी से सी में हुआ, सी से टी में हुआ, और ट्रेल में सारे अकाउंट रडार में। तो उन्होंने हमसे सिंपल बोला कि आप मुंबई आते हैं, अपनी पूरी डिटेल ले यहाँ आके हमसे बात करिए, तभी हम बात कर पाएंगे। हम मुंबई गए, हम उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि हम सारे अकाउंट इसलिए फ्रीज कर लें जिससे हम ट्रेस कर पाए, क्योंकि जो अनजेन्युइन होते हैं वापस आते ही नहीं, जो अनजेन्युइन होते हैं वापस आते ही नहीं, जेन्युइन ही हमारे पास आते हैं, कॉल बैक करते हैं, बात करते हैं, अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं। जो फ्रॉड होते हैं वो तो फ्रीज कराते हैं, अनफ्रीज कराते नहीं अकाउंट। तो इसलिए हमको पूरी ट्रेल मेल को ब्लॉक करना पड़ता है और इमीडिएटली ब्लॉक करना पड़ता है, जिससे पहले की पैसा वो निकालना है। तो उसके बाद उसको डीफ्रीज कर दिया। हाँ, उसके बाद फिर डीफ्रीज कर दिया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिया, फॉर्मेलिटीज पूरी करी, तो उसको डीफ्रीज कर दिया। वन मोर टर्म आई वांट टू नो, द घोस्ट इन माय फोन। ठीक है, मेरे फोन में एक मालवेयर आ चुका है या मेरे फोन में कोई स्पाई बैठा हुआ है, कोई चीज बैठी हुई है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? देखिए, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब तक वो कोई मिलिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा वो कोड, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। और रिसर्च कोई टूल तो आइडेंटिफाई कर सकता है, अगर आपके उसमें कोई अच्छा एंटीवायरस है, स्क्रिप्ट चलाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो उस टूल को, उस मिलिशियस कोड को आइडेंटिफाई करे। और जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ ना कुछ मिलिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा, तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट अगर करेगा तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मैं वो बताता हूँ। कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे आपकी फोन की बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके फोन में कोई अनवांटेड ऐप इंस्टॉल हो जाएगी जो आपने नहीं करी, आपके मोबाइल से हो सकता है कुछ एसएमएस जाने लगे अपने आप विदाउट आपकी परमिशन, ये भी होगा। और आपकी जो कैमरा है, कई बार आपने देखो कैमरा क्या करता है कि ग्रीन लाइट ऑन होती है जब कैमरा ऑन होगा आपका मोबाइल के ऊपर, तो अननोइंगली आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं और भी कुछ हैं। ये सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है। कि फोन के कैमरे का एक्सेस हो जाना, फोन की बैटरी ड्रेन आउट हो जाना, अननोन एसएमएस चले जाना जो आपने नहीं भेजी, अननोन एप्लीकेशंस कहा जा रहा है जो आपने डाउनलोड नहीं करी, दीज आर द सिम्टम्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। और आप कह रहे हो इसका कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है, बस सिम्टम से ही आपको पता लगेगा। नहीं, एंटीवायरस है। देखिए, आपके फोन में एंटीवायरस आप क्यों डालते हैं?
आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, उसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके, या तो कुछ सिम्टम्स बाहर निकल के आ जाए, आपको फीवर आ गया, राइट, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कुछ स्किन पे कुछ एलर्जी हो गई है, वो सिम्टम्स है जो दिखने वाले, आपको थक रहे हो, आप चलते न थक जाते हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम आ गई, ये सिम्टम्स है। उसके बिना एक दूसरा तरीका सिर्फ ये है कि आप टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, उस स्किन करा लें, और उसमें आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ वो प्रॉब्लम आई है आपको। अदरवाइज वो दूसरा तरीका है, या तो टूल्स हैं जो उसके लिए बने हैं, जो रेगुलर जैसे एंटीवायरस आप डालो, एंटीवायरस क्या करता है, वो स्कैन करते हैं, और वो स्कैन करते वक्त आइडेंटिफाई करेगा कि कोई इसमें मेलिशियस कोड आ गया है, और वो आपको बता देगा। अगर वो नहीं है तो जब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे आपको नहीं बता देगा। सो देयर आर टू टूल्स, जो मतलब देयर इज अ टूल पार्ट, या फिर आपको सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना चाहिएगा। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। मैं सुबह उठा, मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो था, मेरे सारे पैसे रात में ट्रांसफर हो चुके थे कहीं पे। पहली वाली सिचुएशन होगी इस टाइम पे, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट मूव? देखिए, जब आपको लगे आपको अकाउंट हैक हो गया है, आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, इस पहली वाली सिचुएशन में सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आप पैनिक ना हो। ये सबसे पहली से, क्योंकि पैनिक होते ही आप वो सब काम करेंगे जो आपको करना चाहिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डालो। दूसरा, आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करो इमीडिएटली कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जितनी इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करता है, जितनी जल्दी प्रोएक्टिवली आप बैंक को इन्फॉर्म करोगे उतना ही आपका केस स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, साइबर सेल पे अपनी कंप्लेन लॉग करो। चौथा, किसी भी सिक्योर डिवाइस से लॉगिन करके अपने पासवर्ड सारे रिसेट कर दो। ये काम आपको मिनिमम करने हैं द मोमेंट यू गॉट टू नो कि आप हैक हो। व्हाट्सएप पर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या फ्रॉड होते हैं व्हाट्सएप पर? देखिए, व्हाट्सएप पे आज की डेट में काफी फ्रॉड है। उसका रीजन ये है कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो जो चीज सबसे ज्यादा कंज्यूमर लेके बैठी हुई है एप्लीकेशन, उसके साथ फ्रॉड भी बड़े रैपिडली कर। सबसे कॉमन जो व्हाट्सएप को, हालांकि व्हाट्सएप काफी सिक्योर एप्लीकेशन है ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, मैसेज में कोई लिंक आता है, वो लिंक आपके सिस्टम में एक मेलिशियस कोड डालने के लिए पड़ा। वो लिंक आपके पास कैसे आएगा? वो लिंक ऐसे नहीं आएगा पब्लिक के लिंक है, आप इसे प्लीज इंस्टॉल ना करें। वो रैप होके आएगा, एक अट्रैक्टिव बीच में रैप होके आता है हमेशा। एक ऑफर आएगा आपके पास, एक गिफ्ट आएगा आपके पास, कोई या कोई इमेज आएगी। और आजकल तो शादी का सीजन है, तो शादी का कार्ड आपके पास आ रहा है, और जैसे आपने ओपन करोगे डाउनलोड होगा, खोलेगा, डाउनलोड होते कोड आपका डाउनलोड। तो सबसे पहले आपको क्लिक से बचना, कुछ भी डाउनलोड करने से बचना। क्लिक कौन से, या नोन नंबर से, या ग्रुप्स में से, या नोन भी हार्मफुल हो सकते हैं? जनरली तो अननोन नंबर से आएगा। अब नॉन नंबर से कैसे हार्मफुल हो सकता है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि नॉन नंबर से कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरा बिल्कुल हो सकता है। वो जब हो सकता है जब किसी बंदे ने एक कोड अपने पास डाउनलोड किया, वो सेम कोड आपको भेज दे, फॉरवर्ड कर दे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक आजकल फैशन है फॉरवर्ड करने का, हम कुछ ही फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे पढ़े समझे, जो भी आता आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो भी आता आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर आपके किसी नॉन बंदे ने कुछ मेलिशियस कोड पहले अपने फोन में डाउनलोड करा, फिर वो आपको भेज दिया, फिर आपने डाउनलोड कर दिया, फिर आपने आगे किसी भेजे उसके डाउनलोड कर, सबके फोन में। तो ये जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं, आपको फ्री गाड़ी मिल जाएगी, या किस लोगों को इसके आपके फोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, या फिर आपको दिवाली ऑफर मिल रहा है, इस तरह की जो चीजें होती है, आप कह रहे हो कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। देखिए, सबसे ये तो बहुत बेसिक चीज है कि कुछ फ्री नहीं होता। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, सबको पता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हर एक को लगता है कि यार कुछ फ्री मेरे लिए तो है, आपके लिए नहीं होगा, मुझे फ्री मिलता है, लेकिन सच में कोई चीज फ्री नहीं। जो एप्लीकेशन आप मोबाइल पे यूज करते हो, उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में हर बंदे का, चाहे वो कंपनी डेवलप करा हो, इंडिविजुअल बंदे करा, उसने कुछ इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, वो आपके लिए नहीं करा उसने। अगर कोई फ्री में आपको एप्लीकेशन दे रहा है तो उसका कोई पर्पज है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एप्लीकेशन फ्रॉड करने के लिए ही बनाई जा रही है, उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके जाते हैं, बाद में लेटर ऑन पहले इंस्टॉल करते हैं, यूज कराते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लाते हैं, वहां से वो अर्न करते हैं। तो कंपनियों का एक सेफ एंड सिक्योर प्लान है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हर एप्लीकेशन फ्रॉड है, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करो।
पर हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना, ऐसा नहीं है कि फ्री की है वो कुछ भी लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपको वो सिक्योर जगह से करना चाहिए। सिक्योर जगह क्या है? एंड्रॉइड का गूगल प्ले स्टोर है। आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, आप वहां जाइए, सर्च करिए, वहां से आप डाउनलोड करिए, आप लिंक के थ्रू एप्लीकेशन में डाउनलोड करिए। बेसिकली एपीके फाइल्स डाउनलोड करिए। सिंपली आपकी जो वेरीफाइड मार्केट है, गूगल प्ले स्टोर देता है, एप्पल ऐप स्टोर देता है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड से। रात को 2 बजे मेरे फोन पे सारा एक ओटीपी आता है। व्हाट इज दिस? मैंने कुछ लॉगिन नहीं किया, मैं लेटा हुआ था, ये किस चीज की निशानी है और मुझे क्या पता होना चाहिए इस टाइप पे? देखिए, ओटीपी को लेके ना आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। हो क्या रहा है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हर जगह ओटीपी आता है, तो कई बार आदमी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ओटीपी किस चीज के लिए और किस चीज के लिए मांगा जाता है। जब ओटीपी आपसे मांगा जाए या ओटीपी आपके पास आए तो आप उस डिटेल को पढ़िए कि वो ओटीपी की डिटेल क्या है, किस पर्पज के लिए ओटीपी आया है, कहाँ से आया है, राइट, उसका डेस्टिनेशन क्या है जहाँ से वो आया है। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद उस ओटीपी का यूज करिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हमें कोई भी ओटीपी किसी एक्स पर्पज के लिए आता है और वो पर्पज हमने इनिशिएट नहीं किया होता है, एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, तो हमको वो ओटीपी कौन मानना चाहिए? अगर उसके बाद कोई कॉल आता है कि सर ये हुआ अगर आपको ओटीपी आया होगा, मतलब जब आपने वो एक्टिविटी करी ही नहीं है तो वो ओटीपी आपने जनरेट किया ही नहीं है। जब ओटीपी आपने जनरेट किया ही नहीं है तो आप किसी को ना तो ओटीपी फॉरवर्ड करेंगे, ना ही ओटीपी आप और लेकिन दूसरी एक से और भी है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपको लग रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि अपने जीमेल में लॉगिन करके कि मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही कहीं से, राइट, लाइक कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई या कोई और ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, क्योंकि जब भी वो ट्रांजेक्शन होगी तो आपके जीमेल पे, आपके फोन पे आपको मैसेज बैंक देता है, ऑटोमेटिक फीचर। वैसे आजकल ऐसी बहुत सी मालवेयर आते हैं जिनके हेल्प से ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। टू कंक्लूड ऑल दिस, मेरे फोन की क्या वो गॉड मोड सेटिंग हो सकती है जो मेरे को मैक्सिमम लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको मैं यूज कर सकता हूं, और किसी भी तरह का कोई भी खतरा है तो मैं उस पर उसको मैक्सिमम लेवल पे मिनिमाइज कर दूं। देखिए, अगर मैं ये बात कहूं कि एज ए यूजर आपको क्या बेसिक करना चाहिए जिससे कि आप ये जो फ्रॉड के रिस्क हैं उनको कम कर सके। सबसे पहले, चाहे आप लैपटॉप यूजर हो या मोबाइल यूजर, दोनों केस में आपके पास लिमिटेड एप्लीकेशन, आपके पास सिर्फ वो एप्लीकेशन होना चाहिए जो आपके यूज का है। अनवांटेड एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि उसको दोबारा भी जरूरत पड़े इंस्टॉल कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम। जो एप्लीकेशन आपके पास हैं जो जरूरी है उनको आप रेगुलर अपडेट करते रहिए। आपको एप्लीकेशन की परमिशंस आइडेंटिफाई करनी है, जो जरूरी है, जितनी जरूरी है उतनी ही देनी। आपकी जितनी भी सिक्योर एप्लीकेशंस हैं जो फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, उनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मैंने इनिशियली बताया था आपको कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करनी चाहिए, मिनिमम प्रोबाइल लेंथ यूज करनी चाहिए, पासवर्ड को हर 90 डेज में रिसेट करना चाहिए और कम से कम 2 ऐसे ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए। आपको अपना फोन डेली स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? हैकिंग में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेशन। एग्जाम्पल ये आपको समझाऊं, एक जीबी की फाइल डाउनलोड कर, वो अगर 99% डाउनलोड होगी उसके बाद इंटरनेट किसी तरह ब्रेक हो गया, वो जीरो हो जाता है। हैकिंग का वो भी सेशन जो कनेक्टेड है, हैकर्स आपसे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, एक सेशन क्रिएट करता है। जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो सेशन एक बार ब्रेक हो जाता है, तो आपको हेल्प करता है अनवांटेड सेशन को ब्रेक कर। हर मोबाइल में और लैपटॉप में एक बेसिक एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना। लेकिन तो बहुत जेनरिक हो गया कि क्या क्या चीजों में ध्यान रखती है। फोन में क्या सेटिंग हो सकती है? देखिए, फोन में आपको मैं 2-3 सेटिंग बताता हूँ जो आपको जरूर करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर से, आपके व्यूअर से, कि वो जाते अभी वो 2-3 सेटिंग्स करें अपने फोन में, बहुत जरूरी। पहला,
प्राइवेसी के अंदर सेटिंग्स में जाइए, मोबाइल की प्राइवेसी में जाइए, वहां पर परमिशन मैनेजर होता है, आप परमिशन मैनेजर से जाइए और हर एप्लीकेशन का चेक करिए कि आपने किस एप्लीकेशन को क्या परमिशन दिया। प्राइवेसी के अंदर एक और सेटिंग होती है मोबाइल की सेटिंग, सैमसंग में मैक्सिमम आपको मिलेगी, ऑटो ब्लॉकर। वो ऑटो ब्लॉकर हमेशा ऑन होना चाहिए। जो आपका एंड्रॉइड के अंदर ऐप स्टोर जो होता है, उसके जब राइट में जो टॉप आइकॉन होता है, उस पर जो 3 डॉट्स होती हैं, आप वहां पर जाओगे, वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपका ऑटो स्कैन का, आपको उसको इनेबल करके रखना। जो भी आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है उसको स्कैन करता है। एक कॉमन जो प्रॉब्लम होता है वाईफाई, सबसे पहले उसका जो एडमिन पासवर्ड है वो आप रिसेट करना चाहिए। एयरटेल वाला बंदा आपके यहाँ जो भी आपका ISP है वो जो पासवर्ड दे के जाता है, आप उसको रिसेट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। दूसरा, उसमें WPA3 सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरा, उसमें एक ऑप्शन होता है WPS, उसको आपको डिसेबल करना चाहिए। ये 3 सेटिंग आपको वाईफाई अपने घर की वाईफाई में करनी चाहिए। और सागर मैं आपसे भी बोलूंगा, आप भी वाईफाई यूज करते हो, आप भी ये 3 सेटिंग करके रखो। ये जिनके घर की वाईफाई है, आपके सबके घर वाईफाई है, ये 3 सेटिंग्स आपको करनी है। उसके अलावा जो लोग एलेक्सा यूज करते हैं उनको भी 2 सेटिंग करके रखना चाहिए। एलेक्सा भी पता है, एलेक्सा को देख के मेरे पास बहुत स्टोरियां। एलेक्सा अपने आप बहुत पावरफुल डिवाइस, वो हमेशा सुनता रहता है। हालांकि लोग कहते हैं कुछ की बोलते हैं तभी एक्टिव होता है, लेकिन वो एक्टिव होने के लिए आपको सुनता है, तभी तो सुनता है आपके कीवर्ड, तो वो सुनता है हमेशा। और एलेक्सा में एक और खासियत होती है कि एलेक्सा बिना इंटरनेट के दूसरे एलेक्सा के साथ कम्युनिकेशन सेटअप कर सकता है, बिना किसी इंटरनेट। जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग है एलेक्सा जो वेट कर देनी चाहिए, और उसमें वॉइस परचेजिंग को डिसेबल कर देना चाहिए। एलेक्सा के अंदर एक ऑप्शन होता है एलेक्सा के अंदर, वॉइस परचेजिंग, तो आपको वॉइस परचेजिंग को डिसेबल कर देना चाहिए। और जो गूगल वॉइस कमांड है उसमें आपको जो ऑडियो हिस्ट्री होती है, जो सेव करने का ऑप्शन होगा, उसको डिसेबल करना चाहिए। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स। अगर आप इनको यूज करोगे तो वो आपके डिवाइस को और आपको दोनों को सिक्योर करेगा। अरे जो ऑडियंस है उनके सुना है यहाँ पर, जितने भी व्यूअर्स ने इस पॉडकास्ट को देखा है, मान लीजिए लोग 90% इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, ऐसा कौन सा गोल्डन रूल है जो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल हो सकता है, जो हमेशा याद रखना चाहिए स्कैम से अपना बचाव करने के लिए? देखिए, गोल्डन रूल तो यही है कि अपने आप को अवेयर रखें, एक्टिव रहें, अनवांटेड क्लिक से बचें, अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें। ये बेसिक चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो रिस्क होता है आपके हैक होने का, वो कम होता है। ऑन दिस नोट दोस्तों, वक्त है इस शो को, इस पूरे पॉडकास्ट पर कंक्लूड करने का। सो बेसिकली हम लोगों ने प्राइमरली उन तमाम टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करी जो डे टू डे लाइफ में हमारे रिस्क फैक्टर्स बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि आपके पास कोई भी फॉरवर्ड लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पर या किसी और सोशल मीडिया साइट पर, द मोमेंट यू डाउनलोड इट, या अगर आपके फ़ोन में ऑटो डाउनलोड एक ऑप्शन है यानी अवेलेबल है, तो वो बाई डिफॉल्ट उसको डाउनलोड कर लेगा। एंड जैसे ही वो आपको फोन को अपने आप डाउनलोड करेगा, वैसे ही आपके फ़ोन में उसको अपनी एक छोटी सी जगह बना देता है। तो उसी सिचुएशन को अवॉइड करना होता है कि आपके फ़ोन में वो जगह ना अपना ऑटो डाउनलोड अपना डिसेबल रखिए। पब्लिक वाईफाई यूज़ मत करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी नोटिस आता है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, सीधा हमारे साइबर सिक्योरिटी जो है उनका कॉल करने के टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। और इम्पॉर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को आपके पास जरूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है यहाँ पर भी बोलिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मुझे अरेस्ट कर लिया है या सो ऑन, कोई भी सिचुएशन है, तो आपको ये कॉल करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। एंड आई होप इट हेल्प्स। चलता हूँ, फिर नॉर्मली अपना ख्याल रखिए। दिस इज आर्टिस्ट सागर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर।